हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है रात को होने जाने वाला फोर्थ ट्रॉफी का मैच, जो कि होने जा रहा है ऑकलैंड और कैंटरबरी के बीच में। तो ये मैच जो होने जा रहा है ईडन पार्क आउटर ओवल में, जो कि ऑकलैंड का घर है। लास्ट जो होम मैच का फिक्सचर था वो यहीं पे हुआ था, ऑकलैंड और नॉर्थर्न के बीच में, जहाँ पर उन्होंने एक मैच जीता था और एक मैच हारना पड़ा था। कैंटरबरी का लास्ट मैच जो था ओटागो के अगेंस्ट में था मेरे ख्याल से, या फिर सेंट्रल के अगेंस्ट में, जो मतलब बारिश की वजह से नहीं हो पाया था, जो मेन बात है। अभी जो करंट सीन है, क्योंकि न्यूजीलैंड के इंटरनेशनल मैच स्टार्ट हो चुके हैं, टेस्ट मैच स्टार्ट हो चुके हैं, लिमिटेड ओवर अभी शुरू नहीं हुआ है, तो कैंटरबरी की टीम से काफ़ी सारे प्लेयर्स अभी नहीं खेलने वाले हैं। ठीक है, अगर कुछ नाम हम बताएं तो टॉम लेथम, हेनरी निकोल्स, डैरेल मिचेल, मैट हेनरी अवेलेबल नहीं है। लास्ट मैच तक भी वो थे जब वो मैचेस हो नहीं पाए थे। तो थोड़ा अभी लक खराब ही आप कह सकते हैं कैंटरबरी का, क्योंकि उनको वो मैचेस जीतने थे, वो आखिरी पायदान पर थे और वो दोनों ही मैचेस बारिश की वजह से धुल गए। तो अभी मैथमेटिकली तो है, कुछ हद तक पॉसिबिलिटी हो भी सकता है, लेकिन लॉजिकली कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कैंटरबरी की तरफ से आगे जाने के लिए। और अभी तो आज का मैच जो है एक लगभग फुल स्ट्रेंथ ऑकलैंड के विरुद्ध है, तो जीतने के चांसेस और भी कम हो जाते हैं उनकी तरफ से। अगर हम देखेंगे ना आगे जाके, तो जितने मैंने आपको नाम बताए कैंटरबरी की तरफ से खेलेंगे नहीं, चार नाम बताए मैंने, उनमें से तीन प्लेयर्स जो हैं वो बैट्समैन हैं। ठीक है, डैरेन मिचेल को आप अभी उतना ज़्यादा ऑलराउंडर नहीं कह सकते हैं, बाकी एक बॉलर है। तो इतना तो आप समझ सकते हैं कि कैंटरबरी की बैटिंग में इनएक्सपीरियंस्ड जो है वो आपको देखने को मिलने वाली है, लेकिन बॉलिंग जो है अभी भी उनकी तरफ से उतना बुरा नहीं होगा। और ऑकलैंड की बात करें तो उनकी टीम में इंक्लूशंस हुए हैं, और अभी रिसेंटली ही ओटागो को उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से हराया हुआ था उनके घर में जाके, प्लंकेट शील्ड में, जो मैच भी हमारा बहुत अच्छा गया था। अगर आपने खेला होगा पता होगा। तो जो भी हो, तो अच्छा मोमेंटम गेन कर चुकी है ऑकलैंड। लेट स्टार्ट करा है उन्होंने हर टूर्नामेंट में इस सीजन में, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी अच्छा कैचअप करके रखा है उन्होंने। देखते हैं आगे हमें क्या क्या चीज़ें मिलता है। वेदर क्लियर है, काफ़ी दिनों तक बारिश की वजह से काफ़ी सारे मैचेस नहीं हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो है हमें वेदर क्लियर ही देखने को मिल रहा है। आखिरी पांच मैचों की अगर हम बात करें तो ऑकलैंड 2-3 से पिछड़ रही है, लेकिन ये फिक्सचर थोड़ा कॉम्पिटिटिव रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। बाकी लास्ट सीजन में क्या हुआ था, अभी जो कैंटरबरी का हालत है वैसा हालत ऑकलैंड का चल रहा था। ऑकलैंड का भी ऐसा हो सकता है आगे आने वाले समय में, जब उनकी तरफ से भी जो लिमिटेड ओवर मैचेस शुरू हो जाएंगे न्यूजीलैंड के, तब ग्लेन फिलिप्स, मार्टिन गप्टिल, लॉकी फर्गूसन, मार्क चैपमैन जैसे प्लेयर्स अनअवेलेबल हो सकते हैं तब, लेकिन अभी के लिए तो है, तो वही बड़ी बात है। तो देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ हमें देखने को मिल रहा है, और कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं, और क्या क्या नया और यूनिक हम यहाँ से ढूंढ पाते हैं। तो यह पहला मैच 2019 का आखिरी समय का मैच है। 2019 में क्राइस्ट चर्च में हुआ था। ऑकलैंड ने विशाल 401 रन बना दिया था, और कॉलिन मनरो यहाँ पर चल गए थे। इसके अलावा भी फिलिप्स, मार्क चैपमैन और रॉबर्ट ओडोनल आपको दिख जाते हैं। नटल ने 3 विकेट निकाला हुआ था, और ऐसे अवेलेबल नहीं है। कैंटरबरी मतलब रन रेट उनका भी सही था, लेकिन 400 रन का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, अंडर प्रेशर वो बिखर गए। जैक बॉयल आपको दिख जाते हैं, बाकी सोमरवाइल के 4 विकेट और लिस्टर के 2 जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल हैं। तो ऑकलैंड ने बहुत बढ़िया स्कोर बनाया था। कैंटरबरी का रन रेट तो अच्छा था, मतलब 6 के आसपास चल रहा था, लेकिन 400 रन का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो बिखर गए। अगला मैच अगले सीजन का मैच है। कैंटरबरी ने पहले बैटिंग करा, ठीक है, 332। हेनरी निकोल्स अवेलेबल नहीं है, चैट बॉयस का परफॉर्मेंस है, बाकी ये कुछ बॉलर्स है जिनमें से दिलपोर्ट अवेलेबल नहीं है, फर्ड्स भी अवेलेबल नहीं है। वैसे ऑकलैंड ने यहाँ पर भी बैटिंग अच्छी करी थी, हालांकि वो हार गए थे ये मैच, लेकिन 300 के पार स्कोर उन्होंने पहुंचा दिया था। फिर से रॉबर्ट ओडोनल ने कुछ स्टार्ट लिया था यहाँ पर, और बेन हॉर्न, और ये कुछ बॉलर्स हैं जिनमें से नट्टल रिपीट हो रहे हैं। और ये पहला मैच है जो हमें ऑकलैंड में देखने को मिल रहा है जो हाई स्कोरिंग मैच हुआ था। हालांकि कैंटरबरी की तरफ से जिन्होंने लीड करा था उस स्कोर को, वो अभी करंट स्कोर में अवेलेबल नहीं है। और हेनरी निकोल्स का बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड चल रहा था इस फिक्चर में, मैं आगे आपको दिखाऊंगा भी, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। चलो वो उसी सीजन का, अच्छा, आखिरी 5 में ये मैच आता है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद बाकी 2 मैचेस आते हैं, और यही पहला मैच है जो ऑकलैंड में हुआ था, ठीक है। तो क्या हुआ था कि ऑकलैंड ने 270 बनाया था, ठीक है। तो ये 4 साल, 3.5 साल लगभग पुराना है। करंट स्क्वाड में बस से कोई भी नहीं है, और बाकी विलियम्स, मैककॉन्ची, शिपली ये बॉलर में से अवेलेबल है। कैंटरबरी 3 रन से बस शॉर्ट रह गए वो, और बॉयस और शिपली करंट स्क्वाड में आपको दिख जाते हैं, बाकी बॉलर में से खाली सिंसोलिया है। लेकिन एक चीज़ जो नोटिस करने वाली है, ये भी लगभग आप कह सकते हैं मोर देन एवरेज टोटल बना था। ऑकलैंड का बैटिंग यहाँ पे भी अच्छा हुआ था, कैंटरबरी का भी ठीक ठाक ही था, आप कह सकते हैं, मतलब चेस तो नहीं हुआ, लेकिन ठीक ठाक है, 250 के ऊपर, मतलब ठीक ठाक है। अच्छा, उसके बाद ऑकलैंड की बैटिंग यहाँ पर भी अच्छी रही। कैंटरबरी का मैं समझ लेता हूँ कि रन रेट सही था, लेकिन चेस नहीं कर पाए वो वापस से।
इस बार कैंटरबरी का बैटिंग अच्छा हुआ, ऑकलैंड का बैटिंग वापस से अच्छा रहा। तो 3 मैच, तीनों ही मैच में हमें बैटिंग जो है अच्छा देखने को मिल रहा है। और ऑकलैंड वाले 2 मैचेस को अगर हम फॉलो करेंगे तो बॉयज़ धनरूफन जो अवेलेबल नहीं है, विलियम्स, ये कुछ नाम हमें अभी तक कॉमन मिले हैं। अच्छा, चौथा मैच आ जाते हैं। रंगियोरा का मैच था, मतलब लास्ट जो मैच है, 2 मैचेस जो हुए थे वो रंगियोरा में हुए थे। कैंटरबरी ने यहाँ पर अच्छा बैटिंग करा, वापस से फिर से लीड करा निकोल्स ने, बॉयज़ ने, मैकलोड जो वापसी कर चुके हैं अभी स्क्वाड में, वो खेलेंगे कल का मैच। और बॉलरों में से राष्ट्रब्राग जो करंट स्कोर में अवेलेबल है और सोमरवाइल, ये आपको दोनों दिख जाते हैं। ऑकलैंड की बैटिंग काफ़ी खराब रही थी, जिसको लीड करा था विलियम्स ने, शॉन डेवी ने जो अभी वापस आने वाले हैं, और नट्टल आपको दिख जाते हैं। ये कुछ बॉलर्स से जिन्होंने परफॉर्म करा था। ऑकलैंड की बैटिंग काफ़ी खराब रही थी, ठीक है। और कैंटरबरी अभी जो है एक मैच के बाद से वो, मतलब कैंटरबरी का बैटिंग मैं नहीं कहूँगा बुरा हुआ है। एक ही मैच जहाँ पर 400 रन का प्रेशर था, वो मैच अगर आप छोड़ देंगे तो उनका बैटिंग अच्छा चल रहा था। ऑकलैंड का बैटिंग अभी तक अच्छा चल रहा था, लेकिन इस मैच में उतना अच्छा नहीं हुआ। रीज़न काफ़ी सारे हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया हुआ है कि इस दौरान जितने भी मैचेस हुए हैं ऑकलैंड के, उनके मेन प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे। ये आप मुझे तक नाम को देख के भी समझ सकेंगे। तो जो बचे कुछ प्लेयर्स थे, उनको लेकर काम चलाना पड़ रहा था। अभी जो ऑकलैंड की टीम है, इससे आप ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाएंगे इस टीम को। और लास्ट जो मैच हुआ था कैंटरबरी, ये 29 ओवर का मैच था। कैंटरबरी ने बैटिंग यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी करी थी। फिर से निकोल्स आपको दिख जाते हैं, लेथम दिख जाते हैं, राष्ट्रब्राग दिख जाते हैं, सोनवाल दिख जाते हैं। बाकी बैट्समैनों में से राष्ट्रब्राग ने बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करा हुआ था, और विल ओडोनेल जो करंट स्कोर में अवेलेबल नहीं है। बाकी विलियम्स जो करंट स्कोर में अवेलेबल है, और नट्टल, मैककॉन्ची, इनके परफॉर्मेंस आपको दिख जाते हैं। विलियम्स बॉलिंग से कई बार इनका नाम आ चुका है, जो आगे अगर आपने नोटिस नहीं करी होगी, मतलब उतना ज़्यादा कुछ नहीं तो सही, 2 विकेट करके कंसिस्टेंटली वो ले रहे हैं। नोटिस करो, देखो 2 विकेट यहाँ पर, उनसे ज़्यादा भी अच्छा परफॉर्मेंस किसी ने करा होगा, लेकिन उनका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है। उसके बाद फिर से यहाँ पर 2 विकेट, उसके बाद फिर से 2 विकेट, उसके बाद यहाँ पर नाम नहीं था, और यहाँ पर जब भी खेले फिर वापस से 2 विकेट, ठीक है। बाकी कोई रहे नहीं रहे, लेकिन विलियम्स काफ़ी कंसिस्टेंट रहे हैं इस पिक्चर में, जिसके आप नोटिस कर ही सकते हो। बाकी लास्ट 2 मैचेस में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया ऑकलैंड की तरफ से, जैसे कि एक्सपेक्टेड था भी। हालांकि एक मैच में फिर भी 29 ओवर में 200 के पार उन्होंने स्कोर पहुंचा दिया था, लेकिन दूसरे मैच में काफ़ी बड़ी मार्जिन से उनको हारना पड़ा था। और बाकी हेनरी निकोल्स, टॉम लेथम जैसे बैट्समैनों का हमने कंसिस्टेंसी यहाँ पर देख के रखा हुआ है। बस यही कुछ चीज़ें हैं। बाकी अगर मैं बताऊँ, अगर फुल स्ट्रेंथ टीम में कॉम्पिटिशन करा जाए तो ये एक हाई स्कोरिंग फिक्चर रहा है, ठीक है। जब दोनों टीमों के मेन प्लेयर्स अवेलेबल होते हैं, जब अवेलेबल नहीं थे तब भी हमने 2 में से 1 मैच हाई स्कोर होते हुए देखा है। 29 ओवर में 200 के पार स्कोर पहुंच रहा है, मतलब हाई स्कोर है, और 1 में बैटिंग कोलास। अभी देखना ये पड़ेगा कि जब मतलब कैंटरबरी की तरफ से कुछ मेन प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तब वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। क्योंकि ऑकलैंड की तरफ से हमने देखा है 2 बार उनके साथ ऐसा हो चुका है लास्ट सीजन में, जब उनके मेन प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे। 1 बार उन्होंने बैटिंग अच्छी करी थी और 1 बार नहीं, ठीक है। बाकी मोटा मोटा ये आप हाई स्कोरिंग एनकाउंटर पकड़ के चल सकते हो। अच्छा, अभी हम आते हैं, अगर समरहैम पे आ जाए तो जो प्लेयर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, चैपमैन। अच्छा, जॉर्ज वार्कर, आपको याद होगा कैंटरबरी का जो लास्ट मैच डे था सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के अगेंस्ट जो मैचेस हुए नहीं थे, वैसे मैंने वहाँ पे आपको जॉर्ज वार्कर के बारे में बताया हुआ था। आपने शायद ये भी नोटिस करी होगी कि उस फिक्चर में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का जीतना और हारना डिपेंड करता था जॉर्ज वार्कर के परफॉर्मेंस के ऊपर, ठीक है। जब भी जॉर्ज वार्कर परफॉर्म कर रहे थे, मतलब सब मैच में परफॉर्म करा था, आखिरी 5 मैचों की अगर बात करें तो उन्होंने परफॉर्म करा और सेंट्रल जीती भी थी। और जब भी वो नहीं खेले या उन्होंने परफॉर्म नहीं करा तो सेंट्रल नहीं जीत पाती थी। तो वही चीज़ है, जॉर्ज वार्कर अभी पहली बार खेलने वाले हैं 4th ट्रॉफी में अगेंस्ट कैंटरबरी। तो ग्लेन फिलिप्स यहाँ पर बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड जो है होल्ड कर रहे हैं, लेकिन ये मोस्टली सारे सेंट्रल के होकर उन्होंने बनाए हैं। मार्क चैपमैन का भी सही है, 6 में से 3 बार 50+ स्कोर है और लगभग 48 का औसत, जो काफ़ी डिसेंट है। आप 92 के बीच में इसको मत भूल जाना। कैंटरबरी से बात करें तो हेनरी निकोल्स काफ़ी कंसिस्टेंट रहते थे इस फिक्चर में। 9 में से 7 बार 50+ स्कोर, 300 बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। चैट बॉबेज 30 है। ये आपको अभी तक तो पता चल ही गया होगा कि ज़्यादा इनका जो है रिकॉर्ड मैटर करता नहीं है। ऑकलैंड की तरह से बॉलिंग पे अगर हम आ जाएं तो शीन सोलिया आपको दिख जाते हैं, 5 मैच 10 विकेट। लास्ट सीजन के दोनों ही मैच पर वो अवेलेबल नहीं थे। और यहाँ से विल विलियम्स, ये 2 नाम आपको दिख जाते हैं। विल विलियम्स काफ़ी कंसिस्टेंट रहे हैं। मिनिमम लास्ट अगर कुछ मैचेस की अगर हम बात करें, जो 4 मैचेस हमने देखे हैं आखिरी 5 में से, तो 2-2 करके विकेट उन्होंने निकाल के रखे हुए हैं। बाकी भी डिसेंट है, इनका बुरा नहीं है, जिसके आप देख सकते हैं। अभी हम आ जाएंगे ग्राउंड के बारे में।
तो ऑकलैंड का घर है तो ऑकलैंड के परफॉर्मेंस जो है आपको देखने को मिलेंगे। मुनरो अवेलेबल नहीं है। चैपमैन डिसेंट है लेकिन काफ़ी अच्छा था। अगर हम इस सीज़न में जो 2 मैचेस हुए हैं उसके पहले तक कंसिडर करें, इस सीज़न के 2 मैचेस में एक में उन्होंने डिसेंट स्कोर बनाया था और एक में वो फेल हुए थे। सीन सोलिया का भी वही है, एक में फेल और एक में अच्छा करे थे। बाकी इनका भी डिसेंट रहा है लेकिन ज़्यादा मैचेस इन्होंने जो है खेल के रखे हुए हैं। और अभी करंट स्क्वाड मेंबर्स में से अगर हम बात करें तो पिछले कुछ सीजनों में, 1-2 सीजनों में, तो सीन सोलिया हाईएस्ट रन स्कोरर चल रहे हैं इस ग्राउंड पे, ठीक है। और बॉलिंग से भी आपको इनका नाम जो है देखने को मिल जाता है। और मैकलेगन तो अवेलेबल नहीं है, चलो जाने दो। तो सीन सोलिया आपको हर तरफ से देखने को मिल रहे हैं। ऊपर भी बॉलिंग से आए थे, यहाँ पे भी बॉलिंग बैटिंग है। अभी देखना पड़ेगा क्या कुछ कर पाते हैं। और ये चीज़ हमने कई बार नोटिस भी करके रखी हुई थी। इवन जो शेफील्ड शील्ड का भी मैच हुआ था, जो लास्ट मैच यहाँ पे हुआ था, वहाँ पे भी हमने उनको कैप्टन बना दिया था, आपको याद होगा। सिर्फ 10% के बीच में कुछ सिलेक्शन था उनका, 10-15 के बीच में, और हाईएस्ट पॉइंट्स ऑलरेडी बने थे। तो चीज़ें काफ़ी अच्छी चलती हैं सीन सोलिया के लिए जनरली, स्पेशली लॉन्गर फॉर्मेट में। बाकी देखते हैं क्या कर पाते हैं हम इनको लेकर आगे। अभी हम बात करेंगे ग्राउंड के बारे में, ठीक है। अब तक तो इस ग्राउंड के बारे में आपको काफ़ी आइडिया लग ही चुका होगा कि क्या क्या होता है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 2 स्ट्राइक्स यहाँ पर यूज़ होते हैं। एक होता है थोड़ा सा स्लोअर में, जहाँ पे ग्राउंड मतलब पिच रहता है, रन थोड़े से कम बनते हैं, स्पिनर्स को हेल्प मिलता है। और दूसरा होता है थोड़ा फास्टर, जहाँ पर रन थोड़ा ज़्यादा बनता है और पेसर्स को हेल्प मिलता है, स्पिनर्स को खास कुछ वहाँ पर हेल्प नहीं मिलता है, ठीक है। तो रिवाइज कर लेते हैं फिर से। तो पिछले सीजन का मैच है ये, ऑकलैंड बनाम ओटावा का मैच हुआ था। ऑकलैंड ने सिर्फ बनाया था 224 रन। देखो पेसर्स के 6 विकेट हैं, क्योंकि पेसर 3 से 4 तो मिनिमम होते हैं। स्पिनर्स के 4 विकेट, जो 2 स्पिनर्स होते हैं ऑकलैंड ओटावा की तरफ से, उन्होंने 4 विकेट निकाला हुआ था। बाकी करंट स्कोर में आपको गप्तिल, रशोबाग दिख जाएंगे बैटिंग से, और बॉलिंग से सुमन वाइल, जो इस ग्राउंड पे काफ़ी इफेक्टिव रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ, लेकिन कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ वो पॉइंट्स आपको जरूर देखे जाते हैं। ओटावा ने चेस कर लिया था। अगला मैच ऑकलैंड और विलेंडर के बीच में हुआ। फिर से उसी मिड रेंज का स्कोर है, ज़्यादा नहीं। सोलिया आपको दिख जाते हैं, रॉबर्ट ओडोनेल, हॉर्न, पेसर स्पिनर बराबर के विकेट्स। विलिंगटन ने चेस कर लिया वापस से, ठीक है। एंड तक ही जाना पड़ा लेकिन चेस हो गया। फिर से राष्ट्रब्राग 2 विकेट, और समरवाइल देखिए एक विकेट करके ही सही, लेकिन विकेट ज़रूर है। बाकी बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं ये, जो हमेशा ही बोनस के तौर पर आपके सामने रहता है। वेलिंगटन और ऑकलैंड के बीच में अगले मैच डे ही मैच हुआ। यहाँ पर काफ़ी लंबा स्कोर बनाया था वेलिंगटन ने 283 का। अलग मेरे ख्याल से स्ट्राइक यहाँ पर यूज़ हुआ होगा। आप देख सकते हैं डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है। ऊपर 250 के बीच में बन रहा था, यहाँ पर 283 बन गया, वो भी चेस हो गया, ठीक है। सीन सोलिया, रॉबर्ट ओडोनेल, हॉर्न वापस से, और ये कुछ बॉलर्स ने परफॉर्म करा था। बाकी स्पिनर्स ने थोड़ा सा विकेट्स निकाले हुए थे लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं। पिछले सीजन का जो लास्ट मैच हुआ था ऑकलैंड और सेंट्रल के बीच में, देखिए रन्स कहाँ पे जा रहे हैं, 311। फिर से सोलिया, विलिंगटन और ब्रिग्स अवेलेबल नहीं है। पेसिस का बराबर के विकेट्स। सेंट्रल चेज नहीं कर पाए लेकिन रन रेट काफ़ी डिसेंट था, ठीक है। 40 ओवर में 218 रन। राष्ट्रब्राग काफ़ी बार नाम आ चुका है इनका। बाकी सोलिया की बॉलिंग भी यहाँ पर काम पे आई थी। और इस सीजन में जो 2 मैचेस हुए थे अगर हम उनको देखेंगे तो पहला मैच क्या हुआ था, 221 बनाए थे ऑकलैंड ने, जहाँ पर फिलिप्स, रॉबर्ट ओडोनेल और बेन हॉर्न, बार बार इनका नाम जो है आ रहा है। हॉर्न क्या प्रॉब्लम क्या होता है इनको लेने में, एक तो ये कीपर सेक्शन में है, ठीक है। और अगर ये डिसेंट अमाउंट का पॉइंट नहीं देते हैं, 30-40 के भीतर रन भी मैटर नहीं करेगा, कि अगर बाकी ऑलराउंडर सेक्शन में ज़्यादा प्लेयर्स ने परफॉर्म कर दिया तो, ठीक है। और उसी रेंज में इनका मोस्टली स्कोर आ रहा है 30-40 के बीच में, नहीं तो परफॉर्मेंस इनका है। बाकी पेसर से ज़्यादा विकेट स्पिनर्स ने निकाला हुआ था, इस सोदी, सैटनर और जो वाकर जो यहाँ पर खेल रहे थे। नॉर्दर्न डिशेज ने काफ़ी इजीली चेस कर लिया था। समरवाइल ने फिर भी एक विकेट निकाला हुआ था राष्ट्रब्राग के साथ। और नेक्स्ट जो मैच हुआ था ऑकलैंड ने, देखिए डिफरेंस समझने की कोशिश करिए, ठीक है। सेम ग्राउंड पे मैच हो रहा है। एक हुआ था 10 जनवरी को और दूसरा हुआ था 12 जनवरी को। एक में रन्स काफ़ी कम बने, स्पिनर्स अच्छे खासे थे तो उन्होंने डोमिनेट कर दिया। उसी ग्राउंड पे उसी टीम ने अगले ही मैच डे में 100 रन ज़्यादा बना दिया। वॉकर, चैपमैन, रॉबर्ट ओडोनेल, स्पिनर्स यहाँ पर उतना कुछ खास कर नहीं पाए, पेसर्स का अपर हैंड। और नॉर्दर्न डिशेज चेस तो नहीं कर पाए लेकिन इनका भी रन रेट डिसेंट था, 40 ओवर में 256 रन उन्होंने बना दिए थे। फर्ग्यूसन ने 6 विकेट निकाला हुआ था। बाकी फर्न, समरवाइल, सोलिया इनके परफॉर्मेंसेस थे। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। आप नोटिस कर सकते हैं दूसरे इनिंग्स पर फर्गूसन भी 6 विकेट निकाल रहे हैं। मतलब ये वही स्ट्राइक है जहां पर पेसर्स को हेल्प मिल रहा था, और जैसे ही पेसर्स को हेल्प मिल गया, ऑकलैंड के पास पेसर्स काफ़ी अच्छे हैं, जिनमें से फर्गूसन ऑफकोर्स लीड कर ही रहे थे। और जैसे ही स्पिनर्स के हेल्प लेने वाली बात आ गई तो नॉर्दर्न के पास स्पिनर्स अच्छे थे तो उन्होंने डोमिनेट कर दिया। तो यही एक चीज़ है, ये आपको पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए इस ग्राउंड पे हमेशा ही जो जेन्युइन स्पिनर्स होते हैं उनको लेके चलना होता है। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि यहाँ पे जो फर्स्ट स्ट्राइक है, जहाँ पे पेसर्स को हेल्प मिलता है, रन्स बनते हैं, वहाँ पे ज़्यादा मैचेस होते हैं। तो इसलिए आपका जो टीम होगा ना,
हम मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पेसर हैवी ही और रन बनेगा ऐसा सोच के ही टीम बनाना होता है। कभी कभी फेल होगा ही, आप समझ सकते हैं, और इसका आपको मैच एंड होने से पहले पता नहीं चलेगा। लेकिन जो जेन्युइन स्पिनर्स होते हैं दोनों ही टीमों की तरफ से, उनको लेके चलो ताकि बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि अगर समझ लो दूसरे स्ट्राइक पे मैच होता है तो ऑलरेडी आपका नुकसान होगा ही, लेकिन ज़्यादा नहीं हो, कुछ तक मेकअप करा जाए, इसीलिए ये कम आप कर सकते हो। बाकी मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, चाहे वो कोई सा भी फॉर्मेट क्यों ना हो जाए, हर सीजन में ही एक दो मैचेस होते हैं जो सेकंड स्ट्राइक पे होते हैं, मोस्टली मैचेस फर्स्ट स्ट्राइक पे होते हैं। ऑलरेडी इस सीजन में 2 में से 1 मैच मुझे लगता है ऐसा सेकंड स्ट्राइक पे हो चुका है, और उम्मीद कर सकते हैं, हम उम्मीद ही कर सकते हैं, बाकी देखिए पता तो हमें चलना है नहीं, उम्मीद कर सकते हैं हम कि अभी कुछ मैचेस जो है लगातार जितने मैचेस होंगे वो फर्स्ट स्ट्राइक पे हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो ये है सारी चीज़ें। क्या देख सकते हैं हम, अगर हम फर्स्ट स्ट्राइक के मैचेस की बात करें तो रन्स बनते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन चलो 300 के आसपास भी बन सकते हैं। बाकी आपकी टीम की बैटिंग कैसी हो रही है उसके ऊपर तो डिपेंड कर रही है, कितने सारे हिटर्स हैं, कैसे हैं, फिनिश कैसे हो रही है हिटिंग की वजह से, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी रन्स होता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, और अगर मैच सेकेंड स्ट्राइक में आ गया तो रन्स काफ़ी कम बन जाते हैं। वहाँ पर डिपेंडेंट जो फैक्टर होगा वो है कि आपके पास स्पिनर्स की क्वालिटी कैसी है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हमें देखना था। अभी हम आते हैं प्लेइंग 11 की तरफ, और कोई मेजर चेंज मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा है। बेंच पे आपको साइमन कीन दिख जाएंगे, जिन्होंने शेफील्ड शील्ड में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस करा हुआ था रिसेंटली ओटावा के अगेंस्ट में। बाकी मुझे लगता तो नहीं कि इनका कोई जगह बनना चाहिए, क्योंकि यही जो एक स्लॉट है मुझे लग रहा है वहाँ पे टीम को चेंज करना चाहे तो कर सकती है राष्ट्रबाग और बेन लिस्टर में से। लॉजिकली मेरे हिसाब से राष्ट्रबाग को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि बैटिंग कुशन भी काफ़ी अच्छी दे जाते हैं, और एक राइजिंग स्टार है बेन लिस्टर, अपना प्राइम अभी मुझे दिख नहीं रहा है। हालांकि ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि वो गेन करने की एबिलिटी इनके पास नहीं है, लेकिन अभी तो दिख नहीं रहा है। और राष्ट्रबाग को अगर सही से खिलाया जाए तो मुझे लगता है ये काफ़ी बड़े प्लेयर बन सकते हैं ऑकलैंड की तरफ से। बाकी टीम का जो मर्जी होगा वो तो आपको पता चल ही जाएगा। यही एक स्लॉट है जहाँ पर थोड़ा कुछ चांस हो सकता है, बाकी मुझे लगता नहीं कि कोई यहाँ पर चेंज की उम्मीद आप रखेंगे। हमारी टीम में जो प्लेयर ज़रूर से होंगे, जॉर्ज वाकर, मार्क चैपमैन, ग्लेन फिलिप्स, रॉबर्ट ओडोनेल, ये 4 हम लग के चलेंगे। इनमें से अगर आपको कहीं पे लग रहा है कि नहीं भैया एक तो रिस्क हमें लेना ही पड़ेगा, बिल्कुल टीम कॉम्बिनेशन बैट नहीं रहा है, मार्टिन गप्टिल को मैंने कंसीडर नहीं करा है, बैट फर्स्ट अगर कर रहे हैं तो मार्टिन गप्टिल को भी ऐड करना है यहाँ पे। अच्छा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं एक तो हमें चांस लेना ही पड़ेगा, ठीक है, तो जॉर्ज वाकर को आप चांस ले सकते हैं बैटिंग सेकंड में। ये मैं हमेशा कहता हूँ, कभी कभी आप सक्सेसफुल नहीं भी होंगे, लेकिन ये एक चीज़ है, मोस्ट ऑफ द टाइम उनके अच्छे परफॉर्मेंसेस नहीं रहते हैं बैटिंग सेकंड में, ये आपने पहले भी देख के रखा होगा, और कभी कभी फेल भी हो सकता है, ये चीज़ पकड़ के चलो। लेकिन अगर आपको चांस लेना है तो आप ये कर सकते हो। बाकी रिगार्डलेस ऑफ टॉस, मार्क चैपमैन, ग्लेन फिलिप्स, रॉबर्ट ओडोनेल आप रख के चल सकते हो। अच्छा, बाकी अगर बात करें, अगर आपके पास स्पेस हो तो आप बेन हॉर्न को रख के चलने की कोशिश करिए। सिन सोलिया मेरे टीम में होंगे, लॉकी फर्गूसन बॉलिंग फर्स्ट में स्पेशली होंगे, बॉलिंग सेकंड में भी होंगे, लेकिन बॉलिंग फर्स्ट में कैप्टन मटेरियल है याद रखना, और विल समरभैल, ये 3 मेरे लिए सॉर्ट आउट हो गए। बाकी अगर मुझे ऑकलैंड के सपोर्ट में टीम बनाना है, जो शायद आपके आज के मैच में बनाओगे भी, तो आप एक्स्ट्रा बॉलर ऐड कर सकते हो, जो राष्ट्रबाग या आदित्य अशोक भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक उतना कुछ खास उन्होंने अभी तक करा नहीं है इस फॉर्मेट में, तो इसीलिए राष्ट्रबाग एक ट्राइड एंड ट्रस्टेड वाले ऑप्शन है, बैटिंग हैंड भी अच्छा है, तो मैं रख के चलने की कोशिश करूँगा। और एक चीज़ याद रखना, कैंटरबरी का बॉलिंग उतना बुरा नहीं है, ठीक है, तो अगर आपको कहीं पे चांस लेना है ऑकलैंड की तरफ से तो आप उनकी बैटिंग से आप ले सकते हो। उनकी बैटिंग में प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। हालांकि जो प्लेयर्स आए हैं वो भी बहुत ही इनएक्सपीरियंस्ड या फिर नए प्लेयर्स नहीं हैं, लेकिन जो प्लेयर्स गए हैं वो बहुत बड़े बड़े नाम वाले प्लेयर्स थे, ठीक है, तो देखना पड़ेगा कैसे कॉप अप कर पाती है कैंटरबरी का टीम। अगर आप सही से देखोगे ना तो उतना बुरा नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि रिसेंट कुछ टाइम्स में हम कैंटरबरी की टीम में बड़े बड़े नाम को देखने में यूज्ड हो गए थे, तो अभी वो बड़े बड़े नाम नहीं है, लेकिन जो हैं वो भी डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्मर के तौर पे खुद को साबित कर चुके हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से प्लेयर है अगर हम देखेंगे तो कैंटरबरी की टीम में आपको जैसे देखने को मिलेगा, देखो केन मैकलोड आए हैं टॉम लथम की जगह पर, जैक बॉयल आए हैं हेनरी डिकॉस की जगह पर। ये दोनों ही छोटे मोटे प्लेयर नहीं है, न्यूजीलैंड ए के होकर लगभग रेगुलरली इनको मौका मिलता है, तो ये छोटे मोटे प्लेयर्स नहीं है, अंडर एस्टिमेट करने वाले प्लेयर्स ये नहीं है, जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। मिच है आए हैं कीपर सेक्शन में, ऑफकोर्स ये कैम फ्लेचर के बराबर नहीं है, अभी भी पोटेंशियल है लेकिन अभी तक नहीं बन पाए हैं। और अगर आप बॉलिंग पे देखोगे तो बॉलिंग पे तो आपको कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। सिन डेवी वापस आए हैं, जो बहुत बड़ा इंक्लूजन है मेरे ख्याल से, और एक बहुत ही बढ़िया एक मतलब काइंड ऑफ बॉलिंग ऑलराउंडर है, इनके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। लास्ट सीजन में मेरे ख्याल से प्लंकेट शील्ड में ही शायद हाईएस्ट विकेट, प्लंकेट शील्ड फोर्थ ट्रॉफी में हाईएस्ट विकेट टेकर ये थे। और मैट हेनरी गए हैं, पता ही होगा आपको, जो टेस्ट सीरीज में खेल रहे हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में। मैट हेनरी की बराबरी तो ये नहीं कर सकेंगे अभी भी,
लेकिन इनके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल और टैलेंट भी है। इंजरी के चलते पूरा सुपर स्मैश इनको मिस करना पड़ा था, हाफ ऑफ द सीजन मिस करना पड़ा है, लेकिन अभी इनको टाइम है कि ये खुद का रिकवर करें और जो जो बचा कुछ परफॉर्मेंस इनका था वो अभी वो दिखाएं। और इनके पास काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँगा इनको देखने के लिए। बाकी विल विलियम्स देखिए रिकॉर्ड इनके हैं ही। वैन वॉकम बड़ी लीग में ट्राई कर लेना, छोटी लीग में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हेनरी शिपली उसके बाद आपकी टीम में वैसे भी होंगे। बाकी अगर ऑप्शंस की बात करें, चैट बॉवेस आप रख के चलने की कोशिश करेंगे, इनको छोड़ना बहुत ही रिस्की होता है हमेशा ही। लेकिन याद रखना ऑकलैंड के जो स्ट्राइक बॉलर्स हैं, स्पेशली लॉकी फर्गूसन, इस राउंड में स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में काफ़ी इफेक्टिव होता है। अगर टीम बैट फर्स्ट कर रही है कैंटरबरी की तो आप एक आध प्लेयर ऊपर से ड्रॉप कर सकते हो। जैक बॉवेल रिसेंट कंसिस्टेंटली वो खेले नहीं है, कभी खेलने को मौका मिलता है, परफॉर्म कर रहे हैं, फिर से ड्रॉप्ड, फिर से खेलने का मौका मिलता है, फिर से खेल रहे हैं, ऐसा कुछ है इनका। कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब खिलाने के मामले में इनका कंसिस्टेंसी नहीं है। बाकी ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। लियो कार्टर आप रख सकते हैं, इस मैच में इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाली है और रिसेंट समय में इन्होंने काफ़ी अच्छे फॉर्म में रहने का जो है हिंट देके रखा हुआ है। धीरे धीरे करके टीम इनको एज ए टॉप ऑर्डर बैट्समैन तैयार कर रही है, चाहे वो कोई सा फॉर्मेट हो जाए, और उन्होंने अच्छा भी कर रखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। मैककॉन की अगर स्पेस हो तो लेना, मेरा कोई ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं होगा। मैं अगर क्राइस्टचर्च का ग्राउंड होता तो मैं ज़रूर से कहता लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे नहीं। लेकिन हाँ, अगर वो सेकेंड स्ट्राइक वाला सीन आ जाता है ना, तो मैककॉन की ही बॉलिंग काम पे आने वाली है, ठीक है। लेकिन वो हमें पता नहीं चलेगा, तो इसीलिए एक और प्लेयर जिनके ऊपर हम चांस दे सकते हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी आप समझ सकते हैं हेनरी शिपली लेना है, मार्क चैपमैन लेना है, सिन सोलिया को भी शायद लेना है, तो 3 ऑलराउंडर से ऐसे ही हो गए हमारे लिए। उसके बाद कहाँ से हम मैनेज करेंगे देखना पड़ेगा अभी। लेकिन हमारे टीम में जो प्लेयर ज़रूर से होंगे, इन दोनों में से एक तो मैं कोशिश करूँगा। पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर ये पहले बैटिंग करते हैं तो मैं दोनों को ही नहीं लूँ, ठीक है, इसके भी चांसेस हैं। चैट बॉवेज हाईली हिट और मिस है, ठीक है। हालांकि ये अगर हिट हो जाते हैं तो आपको एक तरफा हरा सकते हैं। मैकलोड मैं मानता हूं कि शायद बहुत लोग नहीं ले पाएंगे इनको। उसके बाद जैक बॉयल अगर बैटिंग सेकंड होती है तो इनके ऊपर आप प्रायोरिटी दे सकते हो, ठीक है। लियो कार्टर मैं कोशिश करूंगा कि एक अगर मुझे कैंटरबरी का बैट्समैन लेके चलना पड़े, ऊपर से अगर मैं कोई प्लेयर, तो समझ लीजिए 2 प्लेयर्स को छोड़ रहा हूँ ओपनर्स को, और मुझे मिडिल ऑर्डर से एक प्लेयर लेना पड़े, जैक बॉवेल, लियो कार्टर है, इन दोनों में से कम से कम, तो लियो कार्टर के ऊपर मैं प्रायोरिटी ज़्यादा देना चाहूँगा, ठीक है। क्योंकि इन्होंने काफ़ी मैच्योरिटी दिखाई हुई है रिसेंट कुछ समय में। हिटिंग तो वे पहले ही अच्छी करते थे, तो वो तो क्वालिटी इनके पास थी ही। अभी ये इनिंग्स बिल्ड करने की भी एबिलिटी इनके पास धीरे धीरे आ रही है और टीम इनके ऊपर भरोसा भी कर रही है, तो इसीलिए इनके ऊपर मेरा प्रायोरिटी थोड़ा ज़्यादा है। उसके बाद शिपली तो वैसे भी होंगे आपकी टीम में, और बॉलरों में से विल विलियम्स और शिन डेवी, ये दोनों हमारी टीम में हो जाएंगे, ठीक है। तो बस यही कुछ सिलेक्शंस है। बेंच पे फोक्स होंगे जो मुझे लगता नहीं खेलने का मौका मिलने वाला है। शिन डेवी अगर खेलते हैं तो ठीक है, पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये नहीं खेले, विल ओराउड को भी टीम मौका दे सकती है अगर शिन डेवी खेलते हैं, तो उसी की मैं बात कर रहा हूँ। कैप्टन चॉइस की बात करें तो वॉर्कर, गप्टिल, चैपमैन, फिलिप्स, इन चारों के आसपास लोग जाते हैं, उन्हीं के आसपास लोग जाएंगे। इसके अलावा रॉबर्ट ओडोनेल अगर आप बैटिंग से देखना चाहते हो, और लॉकी फर्गूसन, याद रखना कैंटरबरी की बैटिंग अच्छी नहीं है, तो रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग आप लॉकी फर्गूसन को कैप्टन बना सकते हो, चाहे वो बॉलिंग फर्स्ट करें या नहीं करें। कैंटरबरी की तरफ से शिपली, मैककॉनकी के आसपास लोग जा सकते हैं। शिपली काफ़ी लोगों का कैप्टन हो सकते हैं, रीजन भी है, लेकिन रिसेंट कुछ समय में उनका थोड़ा सा परफॉर्मेंस का ग्राफ नीचे गया है, ये आप नोटिस कर सकते हैं। मैककॉनकी मेरे टीम में शायद अब मैं मौका नहीं दे पाऊँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट और ऑप्शंस हैं मेरे पास जिनको मुझे चांस देना है, और मैककॉनकी आपने अब तक देख ही रखा ही होगा कि क्राइस्टचर्च के बाहर उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहता है। और उसके बाद बॉवेस, मैकलोड, विलियम्स, ये कुछ ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर आप देख सकते हो। ज़्यादा कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने वाले प्लेयर आपको नहीं देखने को मिलेंगे कैंटरबरी की तरफ से, क्योंकि बड़े नाम नहीं हैं जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनके, लेकिन हाँ टीम में आप ले सकते हो इनको, आपका टीम जो है काफ़ी बैलेंस कर देंगे ये प्लेयर्स। तो ये सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि इस मैच की फाइनल्स वन लीग की फुल टीम जो है वो आपको वहीं पे मिलने वाली है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप उस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा भी अगर आप सर्च करोगे अपने टेलीग्राम के सर्च बार पर, दिखा देता हूँ मैं कैसे, आपको अपने टेलीग्राम के सर्च बार पे सर्च करना है @teams4win, 96,000 के ऊपर सब्सक्राइब चैनल आपको दीजिए करना है यहाँ पर क्लिक, और आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ज्वाइन का ऑप्शन जो है, फॉलो का ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ से आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करके आप यहाँ पर देख सकेंगे कि यहाँ पर आपको फ्री में टीम्स मिलती रहती है, ना सिर्फ क्रिकेट की, फुटबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी जैसी गेम्स की भी गिव अवेज होते रहते हैं, उसका भी पार्ट यहाँ पर आप ज्वाइन होकर बन सकते हो। जो सब कुछ आपके लिए फ्री में ही है, सब कुछ आपके लिए है, तो ज्वाइन जो है यहाँ पर हो जाना, सब कुछ फ्री में है, सब कुछ आपके लिए है। तो एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। अच्छा, तो अभी के लिए ये 9 प्लेयर्स मेरे टीम में हैं, ठीक है।
यहाँ पर आप जो चांसेस ले सकते हो वो है सोमरवाइल के जगह पर आप सीन डेवी अगर खेलते हैं, या फिर कोई और स्ट्राइक बॉलर एड नट्टल को भी आप बैठे हो। जनरली मैं सोमरवाइल को ड्रॉप करने का सजेशन नहीं देता हूँ, लेकिन एक चीज़ समझो, ठीक है, अगर ये फर्स्ट स्ट्राइक वाले ग्राउंड पे मैच हो गया तो मैं अभी भी कह रहा हूँ सोमरवाइल आपके लिए 50 ऑड पॉइंट देके जाएंगे। ये आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अगर आप सोमरवाइल ड्रॉप करने की सोच रहे हो तो। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ग्राउंड पे ये बहुत ही कम फेलियर होता है इनका, और ये बैटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो सारे प्लेयर्स हैं ऑकलैंड की तरफ से देख रहे हो ना, सारे के सारे लॉजिकल है। एक प्लेयर को मुझे लेना था और इसीलिए मैं ये छेड़खानी करने का सजेशन दे रहा हूँ, वो है राष्ट्र ब्लाक। अगर राष्ट्र ब्लाक खेलते हैं, मैं क्यों उनको लेने का सजेशन दे रहा हूँ, क्योंकि कैंटरबरी की बैटिंग थोड़ी सी हल्की हुई है, और अगर आप उनके टॉप ऑर्डर में देखेंगे ना तो इनकंसिस्टेंट और हिट और मिस प्लेयर्स भरे पड़े हैं। मतलब भरे पड़े हैं, मतलब कम से कम उनके दोनों ओपनर्स को तो हम ऐसे सूची में रख सकते हैं, और स्ट्राइक बॉलर्स जो होंगे ऑकलैंड की तरफ से, इसीलिए मैं उन दोनों के ऊपर चांस नहीं लेने का सजेशन दूंगा। और इसीलिए लॉकी फर्गुसन तो है ही मेरी टीम में, कोशिश मैं करूंगा कि राष्ट्र ब्लाक अगर खेलते हैं तो उनको भी लेकर चलने की, स्पेशली अगर ऑकलैंड बैट फर्स्ट करके जाती है तो सही है, क्योंकि अगर ऑकलैंड बैट फर्स्ट करके जाती है तो वो बैटिंग भी करके जाएंगे आपके लिए, और बाकी उसके बाद तो बॉलिंग के रिकॉर्ड्स अच्छे हैं ही, ठीक है। रिसेंटली शेफील्ड शील्ड में भी उन्होंने ठीक ठाक सी बॉलिंग करा कर रखी हुई थी, जो लास्ट मैच ऑकलैंड में हुआ था वहाँ पे, तो वही बात है, ठीक है। ये एक सीन है सोमरवाइल की जगह पर अगर आप चाहो तो, स्पेशली सीन डे भी अगर खेलते हैं तो, नहीं तो नट्टल का भी ऑप्शन बना रहेगा। अच्छा, ये हो गए बैटिंग सेक्शन में। आपके पास अभी कैंटरबरी के ही प्लेयर्स लेने पड़ेंगे आपको, अगर आप समझ लो ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हो या फिर राष्ट्र ब्लाक को ऐड कर रहे हो तो बैटिंग सेक्शन में कौन कौन से ऑप्शन हैं आपके पास? 2 ऑप्शन हैं, मतलब परसेंटेज प्लेयर्स की अगर बात करोगे तो 3 ऑप्शन होने चाहिए। वो है मैक्लोर, चैट बॉवेज जो 90% सिलेक्शन यहाँ पर दिखा रहा है, और ऐसा ही होना चाहिए मेरे ख्याल से, आसपास ही कुछ होगा, और लियो कार्टर। इन तीनों के आसपास लोग जा सकते हैं। मेरा वोट, अगर कैंटरबरी बैट फर्स्ट करती है तो आप चैट बॉवेज को लेकर चलो, ठीक है। अगर कैंटरबरी चेस कर रही है तो आप थोड़ा नीचे जाके लियो कार्टर की तरफ देख सकते हो। लियो कार्टर को आप रिगार्डलेस आप टॉस भी ले सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप समझ लीजिए ऑकलैंड के प्लेयर्स छोड़ रहे हो तो उनमें से आपको ग्लेन फिलिप्स करना, जॉर्ज वाकर छोड़ना पड़ सकता है, रॉबर्ट रॉडल छोड़ना पड़ सकता है, तो और 2 बैट्समैन कैंटरबरी की तरफ से मैं लेने की सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि उनका बैटिंग थोड़ा हल्का हुआ है, ठीक है। बस ये छोटे मोटे चेंजेस हैं। जैक बोवेल को चेसिंग में आप कंसिडर कर सकते हो बॉवेज के जगह पर, बाकी लियो कार्टर आप कंसिस्टेंट रख सकते हो। जॉर्ज वाकर आप बैटिंग फर्स्ट में लो रहे हो, बैटिंग अगर सेकंड कर रहे हैं वो, तो वहाँ पे आप चांस ले सकते हो। बस यही कुछ छोटे मोटे चीज़ें हैं। अभी तक तो हम गप्टिल को कंसिडर ही नहीं कर पाए हैं, ठीक है। समझ रहे हो बात। और दोनों ओपनर्स मैं लेने का सजेशन नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि जो स्ट्राइक बॉलिंग है कैंटरबरी की तरफ से वो बुरी नहीं है, ठीक है। शिपली, अभी विलियम्स या नट्टल में से कोई, विलियम्स करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, इनका जो ओपनिंग प्लेयर है ये काफ़ी सही है। और अगर आप दोनों ओपनर लेके चलते हो ऑकलैंड की तरफ से तो कहीं ना कहीं पे जाके बैटिंग में डेप्थ की कमी हो सकती है। और एक चीज़ जो समझने वाली बात है, कैंटरबरी की टीम थोड़ी सी वीकेंड हुई है, लेकिन वो बैटिंग के साइड से, बॉलिंग के साइड से नहीं, ठीक है। मैट हेनरी के जाने के बाद विलियम्स को मौका मिलने वाला है, जो भी मुझे जो इस फॉर्मेट में तो बुरा ऑप्शन नहीं है, कतई बुरा ऑप्शन नहीं है। कैप्टन मैसरम चॉइस की बात करते हैं तो मार्क चैपमैन अच्छा रिकॉर्ड होल्ड कर रहे हैं, लेकिन बैटिंग से, बॉलिंग के वो उनके रिकॉर्ड्स उतने खास कुछ नहीं है। जॉर्ज वाकर बैटिंग फर्स्ट में काफ़ी डिसेंट ऑप्शन बन जाते हैं। अच्छा, ग्लेन फिलिप्स के खास कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड्स नहीं है, ठीक है, इस पिक्चर में। तो अगर आप चाहते हो तो ग्लेन फिलिप्स के ऊपर चांस लेके ऑकलैंड की तरफ से 7वां प्लेयर जो है वो कहीं और ले सकते हो। अभी प्रॉब्लम क्या होगा कि ग्लेन फिलिप्स की जगह पर आप लोगों किसको कैंटरबरी की तरफ से, क्योंकि फ्लेचर तो खेलेंगे नहीं और मिच है, ऐसे कोई डिपेंडेबल ऑप्शन नहीं है। तो अगर आपको कुछ अलग करना है तो ग्लेन फिलिप्स की जगह पर बेन हॉट एक अच्छा ऑप्शन है। ये अच्छा पॉइंट देके जा रहे हैं, हम देख सकते हैं। बाकी कीपिंग भी वही करेंगे, लेकिन ग्लेन फिलिप्स का एडवांटेज क्या है कि वो बॉलिंग करा रहे हैं, और अगर कहीं भी वो सेकेंड स्ट्राइक वाला ग्राउंड हो गया तो ग्लेन फिलिप्स आग उगल सकते हैं अपनी बॉलिंग से, ठीक है। मतलब समरवाइल, अशोक और उसके बाद थर्ड स्पिनर ऑप्शन वही होने वाले हैं, क्योंकि तो इसीलिए ग्लेन फिलिप्स रख के चलो, दिक्कत वाली बात नहीं है, भले ही रिकॉर्ड्स की कुछ खास अच्छे हो या नहीं हो, ठीक है। तो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी में जॉर्ज वाकर, मार्क चैपमैन, ये दोनों बैटिंग ऑप्शन है। लॉकी फर्गुसन बॉलिंग ऑप्शन है, जिनके ऊपर आप देख सकते हो। और सिन सुलिया का भी ऑप्शन रहेगा, लेकिन थोड़ी सी इनकन्सिस्टेंट है। अगर चल गए तो काफ़ी लंबा खींच सकते हैं, और अगर नहीं चले तो प्रॉब्लम आ सकता है। और अभी तो बैटिंग में भी काफ़ी नीचे आ रहे हैं, उनको जनरली अभी बॉलर की तरफ भी यूज़ करा जा रहा है, जो बैटिंग थोड़ी सी कर लेते हैं। तो अच्छे ऑप्शन ये भी हैं, तो देख सकते हैं आप। बाकी मेरे टीम में जो आपको ये प्लेयर्स देख रहे हैं, मतलब ग्लेन फिलिप्स, रॉबर्ट ओटारेल, जॉर्ज वाकर, शिपली, चैपमैन, सुलिया, लॉकी फर्गुसन, विल विलियम्स, ये सारे मेरे टीम में होंगे। बाकी जो बचे कुछ प्लेयर्स हैं उनमें से मैं कुछ ऑल्टरनेटिव्स कर सकता हूँ, वो टॉस के बाद हम देख लेंगे।
ठीक है, तो उसका अपडेट भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ पे ज़रूर से ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट में पे अपडेट्स वगैरह वहीं पे आने वाली हैं। तो इतनी सारी चीज़ें, तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।